निक्कू की जिंदगी एक छोटी सी रिटेल दुकान चलाकर गुजर बसर करने लायक चल रही थी। निक्कू जनरल स्टोर नाम की उसकी वह छोटी सी दुनिया थी, जहां वह सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुद ही काम करता। पत्नी सीमा कभी कभार चाय नाश्ता ले आती, बाकी वक्त घर और बच्चों की देखभाल में बीत जाता। पैसा तो बहुत नहीं कमा पा रहा था, मगर इज्जत से जीवन चल रहा था। मुसीबत तब आई जब सीमा बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने एक ऑपरेशन की सलाह दी, जिसका खर्चा लगभग 2 लाख रुपए था। निक्कू के पास इतनी बचत कहां थी। उसने रिश्तेदारों के चक्कर लगाए, मगर हर तरफ से मायूसी हाथ लगी। सबके पास कोई न कोई बहाना था। तभी उसकी नजर अपने बड़े भाई यानी उसके जेठ जी राहुल पर पड़ी। राहुल शहर में एक छोटा मोटा बिल्डर था। उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसका रहन सहन सब यही बताता था कि वह अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मन में लड़खड़ाहट के बावजूद निक्कू मदद की आस लेकर राहुल के घर पहुंचा। राहुल ने उसे अंदर बैठाया। निक्कू ने आधे घंटे तक अपनी पूरी विपत्ति सुनाई। राहुल गंभीर होकर सुनता रहा। भैया, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। निक्कू की आवाज लड़खड़ा रही थी। सीमा का ऑपरेशन जरूरी है। मैं वादा करता हूं, हर पैसा वापस चुका दूंगा। राहुल ने एक लंबी सांस ली और मेज की दराज खोली। उसने एक चेक बुक निकाली। निक्कू, तू मेरा छोटा भाई है। तेरी मुसीबत में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? ये ले 2 लाख रुपए। निक्कू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भाई का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बस एक छोटी सी शर्त है निक्कू, पैसा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन तू जानता है बिजनेस का अपना तरीका होता है। तू इस पैसे को लोन की तरह ले रहा है, इसलिए एक एग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। जो कहें भैया। निक्कू ने हामी भर दी। इसमें कुछ नहीं है। राहुल ने एक कागज निकाला। बस यह लिख देंगे कि तुमने मुझसे 2 लाख रुपए लोन लिए हैं। अगर 6 महीने में वापस नहीं किए तो तुम्हारी रिटेल शॉप की जमीन जो तुम्हारे नाम है मेरी हो जाएगी। यह तो बस एक फॉर्मेलिटी है निक्कू। मैं जानता हूं तू 6 महीने में लौटा देगा। भरोसा रख। अपनी पत्नी की जान बचाने की जल्दी और भाई पर भरोसे में निक्कू ने बिना किसी वकील को दिखाए उस कागज पर दस्तखत कर दिए। उसे लगा जैसे उसने सीमा की जिंदगी खरीद ली हो। पैसे मिलते ही सीमा का सफल ऑपरेशन हो गया और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। निक्कू ने दुकान पर और मेहनत की। रात दिन एक करके वह पैसे जोड़ने लगा, मगर रिटेल की छोटी छोटी कमाई से इतना बड़ा कर्ज चुकाना आसान नहीं था। 6 महीने बीतने को आए और निक्कू सिर्फ 60,000 रुपये ही जोड़ पाया था। एक शाम जब निक्कू दुकान बंद करने ही वाला था, राहुल अपनी कार से उतरता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वह भाई का प्यार नहीं, बल्कि एक सौदेबाज की ठंडी मुस्कान थी। क्या हाल है निक्कू? कर्जे का बंदोबस्त कब कर रहे हो? राहुल ने सीधा सवाल किया। निक्कू ने हाथ जोड़े। भैया, माफ करना, अभी तो 60,000 ही जोड़ पाया हूं। बाकी की अगर थोड़ी और मोहलत दे दें। राहुल ने उसकी बात काट दी। मोहलत? निक्कू, बिजनेस बिजनेस होता है। हमने एग्रीमेंट साइन किया था। तुमने 6 महीने में पैसे नहीं लौटाए, इसलिए अब यह दुकान और यह जमीन अब मेरी है। निक्कू का सिर चकराया। उसे अब समझ आया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। राहुल को उसकी दुकान की कीमती जमीन पर बुरी नजर थी और उसने उसकी मुसीबत का पूरा फायदा उठाया था। भैया, यह तो धोखा है। आपने तो कहा था कि यह सिर्फ फॉर्मेलिटी है। निक्कू चिल्लाया। कागजात कहते हैं कुछ और, राहुल ने ठंडे दिल से कहा। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ता है इस दुकान को खाली करने के लिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल चला गया और निक्कू वहीं जमीन पर बैठकर रह गया। उसकी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई थी। पत्नी का स्वास्थ्य और रोजी रोटी का सहारा दोनों खतरे में पड़ गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक आग उसके भीतर धधक उठी थी। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। राहुल के जाने के बाद निक्कू की दुनिया अंधेरे में डूब गई सीम्ड। वह घर गया, मगर सीमा के सामने कुछ कह नहीं पाया। उसकी चिंता देखकर सीमा ने पूछ ही लिया, क्या बात है? इतने उदास क्यों हो? निक्कू ने सारी बात कह सुनाई। सीमा हैरान रह गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हम हार नहीं मानेंगे निक्कू। उस कागज पर तुमने जबरदस्ती में दस्तखत किए,
यही साबित करना होगा। अगले दिन निक्कू एक वकील के पास गया। वकील ने एग्रीमेंट देखा और सिर हिलाया। यह एग्रीमेंट बहुत स्ट्रांग लग रहा है, जबरदस्ती साबित करना मुश्किल है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मुश्किल यह थी कि राहुल ने सब कुछ कानूनी ढंग से तैयार किया था। निक्कू के पास कोई सबूत नहीं था कि राहुल ने उसे बेवकूफ बनाया था। वह हार मानकर बैठने को तैयार हो गया। तभी उसे याद आया कि जिस दिन उसने एग्रीमेंट साइन किया था उस दिन राहुल का एक अकाउंटेंट भी वहां मौजूद था। शायद वह कुछ जानता हो। निक्कू ने उस अकाउंटेंट मृणाल को ढूंढना शुरू किया। पता चला कि मृणाल ने कुछ हफ्ते पहले ही राहुल की नौकरी छोड़ दी थी, किसी झगड़े की वजह से। निक्कू ने मृणाल से संपर्क किया। शुरू में तो मृणाल ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब निक्कू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और राहुल के धोखे का जिक्र किया तो मृणाल का दिल पसीज गया। सच कहूं निक्कू, मृणाल ने कहा, राहुल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी दुकान की जमीन एक बड़ी कंपनी की प्रोजेक्ट की जद में आने वाली है। उसकी कीमत अब करोड़ों में है। राहुल को इसकी भनक लग गई थी और उसने जानबूझकर तुम्हारी मुसीबत का फायदा उठाया। क्या आप कोर्ट में यह बात कहने को तैयार होंगे? निक्कू ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मृणाल ने हां में सिर हिलाया। हां, मैं गवाही दूंगा। राहुल एक बेईमान इंसान है और उसने मेरे साथ भी गलत किया है। इतना ही नहीं, मृणाल के पास एक तासीर थी। राहुल के ऑफिस की एक सीसीटीवी का फुटेज जिसमें राहुल अपने एक दोस्त से कह रहा था, निक्कू तो भोला भाला है, वह सब कुछ साइन कर देगा। एक बार जमीन मेरे नाम हो गई तो करोड़ों कमाऊंगा। यह फुटेज जुगाड़ की तासीर थी। मृणाल ने बताया कि उसने राहुल पर शक होने के बाद यह फुटेज सेव कर लिया था। अब निक्कू के पास एक मजबूत गवाह और एक ठोस सबूत था। उसके वकील ने तुरंत कोर्ट में एक केस दायर किया जिसमें यह दावा किया गया कि राहुल ने धोखाधड़ी और जबरदस्ती का इस्तेमाल करके यह एग्रीमेंट करवाया है। कोर्ट में मामला चला। राहुल के महंगे वकीलों ने एग्रीमेंट की वैधता पर जोर दिया, लेकिन जब मृणाल की गवाही और वह सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किए गए तो राहुल का पूरा मामला ढह गया। फुटेज में उसकी साजिश साफ झलक रही थी। जज ने फैसला सुनाया कि यह एग्रीमेंट धोखाधड़ी पर आधारित है और इसलिए अमान्य है। जमीन पर निक्कू का मालिकाना हक बरकरार रहा। साथ ही राहुल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए राहुल की नजरें जमीन से ही लगी हुई थीं। निक्कू ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके मन में अब नफरत नहीं बल्कि एक उदासी थी। पैसे के लिए एक भाई ने दूसरे भाई से इतना बड़ा धोखा किया। कुछ महीनों बाद निक्कू ने वह जमीन एक विश्वसनीय बिल्डर को लीज पर दे दी, जिससे उसे अच्छी खासी मासिक आमदनी होने लगी। अब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। उसने अपनी दुकान को भी बढ़ाया और एक नया शोरूम खोला। उस दिन शाम को अपने नए शोरूम में बैठे हुए सीमा ने उससे पूछा, तुम्हें लगता है भैया को सबक मिल गया? निक्कू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सबक मिलना तो दूर की बात है सीमा। असली सबक तो यह है कि पैसा कमाने की होड़ में इंसान अपनों को कितना दर्द दे सकता है। हमें तो बस इतना याद रखना है कि हमारी खुशी और हमारा ईमान किसी कीमत पर बेचने की चीज नहीं है। और फिर पहली बार लंबे समय बाद निक्कू के चेहरे पर एक सच्ची और शांतिपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने अपनी जमीन बचाई ही नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और भविष्य को भी बचा लिया था। पैसा जरूरी है, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। कोर्ट के फैसले के बाद का महीना। निक्कू का नया निक्कू सुपरस्टोर खुल चुका था। लीज पर मिलने वाली नियमित आमदनी और दुकान के बढ़े हुए कारोबार ने उसकी जिंदगी में एक नई रौनक भर दी थी। सीमा अब पूरी तरह स्वस्थ थी और दुकान के अकाउंट संभालती थी, मगर निक्कू के मन में एक गांठ सी अटकी रह गई थी। राहुल। एक दिन शाम को दुकान बंद करते हुए सीमा ने पूछा, आज भी तुम उदास बैठे हो? सब तो ठीक हो गया? सब ठीक नहीं हुआ सीमा, निक्कू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कोर्ट ने जमीन तो बचा ली मगर एक भाई को खो दिया। वह चाहे जैसा भी हो मगर वह मेरा बड़ा भाई था। इसी बीच राहुल की हालत बदतर होती जा रही थी। धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा था।
उसकी रपट बदनामी हुई थी। पुराने क्लाइंट उससे काम लेने से कतराने लगे। पैसे की तंगी शुरू हो गई थी। एक दिन उसकी पत्नी नीतू ने भी उसे छोड़कर चली गई अपने मायके। राहुल पूरी तरह टूट चुका था। बरसात की एक शाम जब निक्कू दुकान का शटर गिरा ही रहा था, उसने देखा एक परिचाती सी आकृति सामने खड़ी है। राहुल था। उसकी हालत देखकर निक्कू दंग रह गया। कभी चमचमाती कार में घूमने वाला राहुल पैदल बिना बरसाती के पूरी तरह भीगा हुआ और मुरझाया हुआ खड़ा था। क्या बात है भैया? निक्कू ने हैरानी से पूछा। राहुल की आंखें नम थीं। उसने साहस जुटाकर कहा, निक्कू, मुझे माफ कर दो। यह कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की। पैसे के अंधेर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी इज्जत, मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई। निक्कू कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके मन में गुस्सा था, तकलीफ थी, मगर देखा तो अपने बड़े भाई की बर्बादी थी। अंदर आ जाओ भैया, निक्कू ने शटर फिर से चढ़ाते हुए कहा। तुम पूरी तरह भीग गए हो। अंदर जाकर राहुल ने सारी बात कह सुनाई। उस पर चल रहे मुकदमे की पेशी, नीतू के चले जाने और बिजनेस के पूरी तरह बैठ जाने की कहानी। मैं तुमसे एक पैसा नहीं मांगने आया हूं निक्कू, राहुल ने कहा। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूं तुम्हारे सामने। निक्कू ने 2 चाय के कप बनाए, एक राहुल को दिया और खुद एक पी। फिर बोला, भैया, उस दिन कोर्ट से निकलने के बाद मैं तुम्हें बहुत कोस रहा था, मगर आज तुम्हें देखकर लग रहा है इंसाफ सिर्फ कोर्ट ही नहीं देती, जिंदगी भी देती है। राहुल सिर झुकाए सुनता रहा। माफी मैं तुम्हें देता हूं, निक्कू ने आगे कहा, मगर भैया, विश्वास टूटने का दर्द वो हमेशा रह जाता है, उसे भरने में वक्त लगेगा। मैं समझता हूं, राहुल की आवाज में खालीपन था। तुम्हारा मुकदमा मैं वापस ले लूंगा, निक्कू ने अचानक कहा। राहुल की नजरें हैरानी से उठीं। क्यों? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं। क्योंकि तुम मेरे भाई हो, निक्कू ने दृढ़ता से कहा। और परिवार को सजा देने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम मेरे यहां काम करोगे, सबसे निचले पद से, दुकान की सफाई, सामान की अरेंजमेंट, गोदाम का मैनेजमेंट, मेहनत से अपनी इज्जत खुद वापस कमाओगे। राहुल के लिए यह प्रस्ताव गर्व में घूंट की तरह था, मगर उसने तुरंत हां कर दी। उसे एहसास हो चुका था कि यही उसकी आखिरी मंजिल थी। कहानी का अंत।